हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुडेज न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला जो आर्टिकल आया है, डायलॉग इन सीक्रेसी। काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया आपको। रिसेंटली जो केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या इश्यूज हुए थे पहले वो डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुआ था। एक केरला में एक मीडिया वन टीवी चैनल है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इसका जो ये मलयालम चैनल है, इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया था इसके लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जिसकी वजह से इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाया। विदाउट लाइसेंस अगर कोई चैनल करता है तो क्राइम माना जाता है। तो मतलब लाइसेंस नहीं है तो एक चैनल नहीं चला सकते, तो एक तरीके से ये चैनल बंद हो गया। इसके लिए केरला हाई कोर्ट में गए कि हमारा जो चैनल है वो बंद कर रखा है। तो क्यों बंद कर रखा है, क्या रीज़न है, इसके लिए केरला हाई कोर्ट में गए। उन्होंने वहाँ पे पीआईएल फाइल की कि हमको जस्टिस दिया जाए, हमारे जो बैन लगाया है गवर्नमेंट ने, जो लाइसेंस हमारा रिन्यू नहीं किया है वो रिन्यू किया जाए। गवर्नमेंट ने इसके लिए, केरला हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि आपके क्या रीज़न है, किस लिए आपने बैन किया। तो गवर्नमेंट ने रिप्लाई में एक सील्ड एनवलप दिए। जो भी कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट करने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सील्ड डॉक्यूमेंट में उन्होंने दिए और उस सील्ड डॉक्यूमेंट्स को दिए। और केरला हाईकोर्ट के जज ने उनको एक्सेप्ट किया और उसको पढ़ा और उसके बाद वर्डिक्ट दे दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे ऐसा पाया जाता है कि जो मीडिया चैनल है वो नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है। इसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट का डिसीजन था लाइसेंस को रिन्यू ना करने का, वो सही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में अनुराधा बाशिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उन्होंने बोला था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आपको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी कभी नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर अपनी मर्जी से किसी को भी हरास कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी नाम पे, किसी को भी रोक सकते हैं, किसी के साथ पे कोई भी एक्शन कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, वी ऑल नो दैट। किसी भी कॉमन पर्सन के पास में इतना नहीं होता है कि वो उनको हैंडल कर सके। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे देंगे तो वो कुछ भी करेंगे फिर। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम जब भी ऐसा कोई आर्गूमेंट आएगा तो हम उसको प्रॉपरली चेक करेंगे केस बाय केस बेसिस पे। केरला हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट से लिया, जो भी उन्होंने रीज़न दिया उसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया और उसको कुछ भी पब्लिक में आने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने बोला नेशनल सिक्योरिटी की बात है इसलिए हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या है कि जो मीडिया हाउस था उसको कुछ पता ही नहीं चला कि उसको किस लिए बैन किया, क्या रीज़न है करके। उसको सिर्फ इतना पता नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न, वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे उन्होंने बाद में ये बोला है कि किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। वो है कि हम एक प्रॉपर डिफाइन करने नेशनल सिक्योरिटी को और उतनी पावर दे सिक्योरिटी को जितनी नीडेड है। पार्लियामेंट में प्रॉपरली लॉज बनाए जाए जिस तरीके से हैंडल किया जाए। यहाँ पे एक और इशू आता है, तो वो आता है आपका राइट टू एक्सप्रेशन वाला, कि मीडिया के पास में फ्री मीडिया, जो फ्री राइट टू फ्री फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर वो नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी उतनी प्रॉपर तरीके से फ्लरिश नहीं करेगी। और इस तरीके से लाइसेंस को रिन्यू ना करना बाय यूजिंग द नेशनल सिक्योरिटी कैन हैम्पर द डेमोक्रेसी आल्सो एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो। तो वो भी एक यहाँ पे इशू है जिसको देखना है। बट केरला हाई कोर्ट ने इसको जो इस तरीके से हैंडल किया है, इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉज, प्रॉपरली लॉज, इस चीज़ को काउंटर कर सकती है और एग्जीक्यूटिव की में उतनी सफिशिएंट पावर दे सकती है जितना उनको चाहिए। अननेसेसरी पावर जो उनको मिल रही है नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे, वो नहीं होएगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19 में नेशनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द रीजन, सिक्योरिटी इश्यूज जो है वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है प्ले बाय रूल बुक। इसको हम लोग अपने एक्सप्लेन पेज में एक आर्टिकल आया है गवर्नर से रिलेटेड, वही चीज़ यहाँ पे भी आया है। गवर्नर जो होता है हमारा प्रेसिडेंट से अपॉइंट होता है बाय हिज प्लेजर, मतलब उसके प्लेजर के बेसिस पे जब चाहे तब वो रह सकता है और जब चाहे तब अपॉइंट कर सकता है। उसका वैसे तो टाइम पीरियड 5 साल का होता है, बट दिस ऑल डिपेंड अपॉन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वो जब चाहे जितने टाइम के लिए चाहे उतने टाइम के लिए वो रख सकता है। ठीक है, तो अभी इश्यूज क्या आ रहे हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। यूजली दो कन्वेंशन यूज किया जाता है गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। पहला है कि सीएम से कंसल्ट किया जाता है बिफोर अपॉइंटमेंट। दूसरा यूज किया जाता है कि जो पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है वो उस स्टेट से बिलोंग ना कर रहा हो या उस स्टेट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, ऐसा यूज किया जाता है। बट ये जरूरी नहीं कि हर बार फॉलो किया जाए। ठीक है, तो गवर्नर को यूजली आउटसाइडर को रखा जाता है ताकि उसकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो सके स्टेट में। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लोग पोलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे एंगेज होते हैं तो वो इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं। यही
गवर्नर के अपॉइंटमेंट में इश्यूज होते हैं। गवर्नर के यूजली होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बिहाफ पे ना काम करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है। इसमें जो मेजर रोल आता है, मेजर प्रॉब्लम्स आती है वो वहाँ पे आती है जब सीएम का अपॉइंटमेंट, जब कोई भी पोलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं गेन कर पाती है। तो ऐसा देखा गया कि गवर्नर मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट में जो पोलिटिकल पार्टीज रूल कर रही होती है, उसके फेवर में सीएम को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बनाने के फेवर में करती है। उनको पहले बुलाती है, उनको पहले अपॉर्चुनिटी देती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। जैसे हमने कर्नाटका में देखा था कि बीजेपी को पहले ऑफर दिया गया था, इवन तो उनके नंबर जो थे कम थे, जबकि आपके कांग्रेस और जो दूसरी पोलिटिकल पार्टी थी उनके दोनों मिला के आपके ज़्यादा एमएलएज थे। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि इसमें कभी कभी गवर्नर जो होता है बायसनेस दिखाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उसके बिहाफ पे कभी कभी उसके बिहाफ पे काम करती है। दूसरा एक जो प्रॉब्लम्स आती है वो होता है बिल क्लैरिफिकेशन में। कभी कभी ऐसे बिल आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट में होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नर के थ्रू उस बिल को डिले कराती है। गवर्नर के पास में आता है, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने टाइम के बाद में गवर्नर को उस बिल को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी गवर्नर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कभी उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, जब रिटर्न करता है तो उसके बाद अगर वापस आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो यूजली गवर्नर को अपना असेंट देना पड़ता है। रिसेंटली केस आया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है कि नीट का जो एग्ज़ाम है, वहाँ की जो पोलिटिकल पार्टीज है, जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उनको लगता है कि जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमारे जो सोशली डिप्राइव्ड स्टूडेंट है, जो आपके रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती है, उनके अगेंस्ट में है, उनके 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 लिए एक नुकसान है नीट के एग्ज़ाम की वजह से। नीट का एग्ज़ाम एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एक टेस्ट है, जिसमें आपके मेडिकल जितनी भी सीट्स होती है फिल की जाती है एक एग्ज़ाम के। पहले हर एक स्टेट के अलग होते थे, कुछ इंस्टीट्यूशंस के अलग होते थे, तो उसको सबको कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया। अब एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया तो आप उसी एग्ज़ाम में अगर पास होते हो तो भी आपको अच्छी सीट्स मिल जाएंगी, और अगर नहीं पास होते तो आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मान लो आप उसमें वीक हो जाते हो, आप कम्पिटेटिवनेस आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसान होएगा। तो यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट यही बोल रही है कि जो रूरल बैकग्राउंड से हमारे लोग बिलोंग करते हैं, बच्चे स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक नुकसान है। जो पुअर स्टूडेंट है, इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट है या फिर रूरल एरियाज से हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक नुकसान है। इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि एंटी नीट एक बिल लेके आए हैं। वो बिल पहले लेके आए थे, गवर्नर ने उसको रिटर्न कर दिया, गवर्नर रिटर्न कर दिया, वापस उस बिल को पास कर दिया, अभी गवर्नर के पास में गया है। तो गवर्नर ने ऐसा बोला है कि हम इस पर अभी डिस्कस करके फिर काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर का ऐसा बार बार ये रोल बार बार ये आ रहा था कि ये नीट का जो एग्ज़ाम है उस फेवर में रहेगा उनके, और वो नहीं रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि गवर्नमेंट अगर बोले कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर रूरल स्टूडेंट को हमको नुकसान होएगा, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनकी स्किल लेवल को, उनके एजुकेशन लेवल को और इन्हेंस करे, ना कि जो एक एग्ज़ाम है जो आपके क्लब कर रहा है, करप्शन को रिड्यूस कर रहा है और उसको मेडिकल सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छा बेनिफिट करेगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होने की वजह से लोगों को बार बार फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ में बहुत से इंस्टीट्यूशन जो अपने पैसे से सीट्स को बेचते थे, वो करप्शन भी कम हो जाएगा, तो काफ़ी बेनिफिट रहेंगे नीट एग्ज़ाम देने से। तो अगर उनको जो पुअर और इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट है या रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए बाय गिविंग देम कोचिंग से, अभी बाय इनहेंसिंग देयर स्किल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि कोई बिल लेके आने चाहिए। अगर मान लो अगर बिल लेके आती है तो जो गवर्नर है उनको रोल क्या प्ले करना चाहिए, रूल बुक के हिसाब से। जैसा रूल बुक मतलब, रूल बुक का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा है उस तरीके से रूल प्ले करना चाहिए, ना कि उनको हैम्परिंग करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन में। अगर गवर्नर इसको असेंट दे देता है तब भी ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जब तक इसको असेंट नहीं देता है तब तक ये बिल पास नहीं होएगा। तो यहाँ पे एक नया टसल क्रिएट हो सकता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल को रोक सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ही नीट एग्जाम को स्टार्ट किया था। तो ये एक दूसरी टसल है, दूसरी प्रॉब्लम्स है, बट मेन यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम्स को देखना है वो गवर्नर के रूल को देखना है। गवर्नर को रूल बुक के हिसाब से देखना चाहिए। एक रिसेंट इवेंट और भी हुआ है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, सीएम जी हैं दीदी जी, उन्होंने गवर्नर के ट्विटर को बैन किया है। तो ये भी एक क्योंकि उन्होंने बोला कि वो बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं, अथॉरिटेरियन दिखा रहे हैं अपने ऊपर और हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने उनको बैन कर दिया। वही उन्होंने ये ट्वीट में बोला था, दिस इज़ रियली बैड कि एक गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव हेड है और जो आपके
एग्जीक्यूटिव के जो सीएम है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये एक इश्यूज आते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। सेंट्रल स्टेट के बीच का ब्रिज की तरह काम करना चाहिए, पर ऐसा देखा गया कभी कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम करता है तो स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलती है। ठीक है। एक एक दूसरा इशू जो चल रहा है अभी रिसेंट में, वो कर्नाटका में चल रहा है आपके हिजाब को लेकर, कि लड़कियां जो है वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो चाहती हैं हिजाब पहने, बट एक नया रूल आया है उसमें उन्होंने हिजाब को बैन किया हुआ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हिजाब को नहीं पहना जाएगा। तो उस पर 2 आर्टिकल आए, नॉट सो यूनिफॉर्म और डोंट डिवाइड द क्लासरूम। दोनों आर्टिकल काफ़ी अच्छे हैं आपके। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसमें, कि क्या किसी स्कूल में या कॉलेज में एक ड्रेस कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपने ओपिनियन के साथ में बताइए कि ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से बता सकते हैं कि किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ड्रेस कोड होने के क्या बेनिफिट है और ड्रेस कोड होने के ना क्या नुकसान है, इसको सोच समझ के आप एक प्रॉपरली आंसर मुझे देने की कोशिश कीजिए कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने नॉट सो यूनिफॉर्म आर्टिकल में बताने की कोशिश की है कि उन जो हमारे राइटर है जो आर्टिकल को लिखा है वो एक टीचर थे। टीचर में उन्होंने बताया है कि जो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते थे वहाँ डिफरेंट रीजन कम्युनिटी रिलीजन इन सब से लोग बिलोंग करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस इन सब से बिलोंग करते हुए लोग क्लासरूम में आते थे और वहाँ पे आके क्लासरूम की तरह फंक्शन करते थे, एक इंस्टीट्यूशन की तरह एक ग्रुप की तरह फंक्शन करते थे। डिफरेंट डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी ग्रुप की तरह काम करते थे और एक दूसरे को पढ़ाते थे, सिखाते थे, सीखते थे और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जितना डाइवर्सिफाइड व्यूज रहते हैं, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग रहती है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक पॉइंट को सिर्फ एक्सेप्ट करना, यूनिफॉर्मिटी लाने से क्या होता है कि सब उसी पे एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उसके जो डिफरेंट रिपरकशंस होते हैं, डिफरेंट इशूज होते हैं, उसको वो प्रॉपरली से देख नहीं पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब बट एक डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग के लोग एक साथ मिलके आते बैठते हैं करके, जब उस पर डिस्कशन होता है तो डिफरेंट वे से वो सोचते हैं और डिफरेंट तरीके की चीज़ें आती है जिसको वो सोच के यूज़ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारे क्या इशूज़ हैं, किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो ये एक ये इन्होंने बताया कि हमारा जो क्लासरूम था वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था और काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता था, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी से डिफरेंट थिंकिंग के लिए लोग उनके साथ में पढ़ते थे और हेल्प करते थे एक दूसरे को डेवलप करने पे। तो ये एक तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक अच्छा आधारभूत दें, एक बेसिक दें। यहाँ पे हम लोग अपनी इस आइडेंटिटी जो आपकी रिलीजन के बेसिस, कास्ट के बेसिस पे या फिर रीजन के बेसिस पे बनी हुई है, उससे ऊपर निकल के हम सिर्फ एक लर्निंग की आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें इस तरीके से टीचिंग नहीं करनी है कि हमको सिर्फ एक पैरेटिंग की तरह वो याद करते रहें, रट्टा मारते रहें। अगर हम सिर्फ एक एक पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिस पे उनके जो रूल्स होंगे उसी को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे क्लासरूम में, तो वो सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टीज को ही आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे और जो डाइवर्सिफाइड है हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको डाइवर्सिफिकेशन से ही इम्प्रूवमेंट होता है, वो कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि कभी भी ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी को फुलफिल करने के लिए कभी भी टीचिंग रूम में या क्लासरूम में नहीं आनी चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी वहाँ तक नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे एकदम रॉ मटेरियल होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, हर चीज़ पे प्रॉपरली डिस्कशन होना चाहिए कि ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, तभी हम वहाँ पे क्लासरूम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये अच्छा था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। मैं बोलूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया आर्टिकल है। बट द बेसिक कंसर्न यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्लासरूम में जितनी नॉन यूनिफॉर्मिटी रहेगी उतना ही बेटर डेवलपमेंट होएगा स्टूडेंट का और उतना ही बेटर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, उतने ही आगे वो लोग बढ़ेंगे। हमारी सोसाइटी भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी जितना हमारा लोग क्रिटिकली थिंकिंग करके हर एक टॉपिक पे क्रिटिकल थिंकिंग, अगर एक ही पे कंसेंसस बना लेते हैं एक ही चीज़ पे और उसी चीज़ को फॉलो करते रहते हैं बार 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 बार, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम कभी भी समझ नहीं पाते, हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। जब डाइवर्सिफाइड होता है, डिफरेंट थिंकिंग होती है, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स, सारे प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं और प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी उन्होंने बोला है, डोंट डिवाइड द क्लासरूम। यहाँ पे उन्होंने जो बताया कि हिजाब इशूज़ की वजह से कर्नाटका में क्या हो रहा है
कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हिजाब की वजह से वो बोले कि हमें हमारा राइट होना चाहिए हमारे रिलीजियस को। यहाँ पे मैं कुछ आपको आर्टिकल नंबर बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको समझिएगा उस बेसिस पे। एक आर्टिकल नंबर 19 है जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है कि आप अपने एक्सप्रेशन को किसी तरीके से, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। एक आर्टिकल 21 आता है ए, जहाँ पे आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ, आर्टिकल 21 भी आता है राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड, जहाँ पे आपको अपने तरीके से एजुकेशन लेने का पूरा हक है। 21 ए आपके क्लासरूम में रहता है राइट टू फ्री एजुकेशन, जो आपको प्रोवाइड कराता है क्लास अप टू क्लास 8 तक, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 25 जो आपको बताता है कि आपके पास में अपनी रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्रेस करने की पूरी फ्रीडम है, कोई भी आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। फिर आर्टिकल 29 एंड 30 जहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात की गई कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से भी चलाना चाहे चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि क्या एक कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट को पूरा हक है अपनी रिलीजन को एक्सप्रेस करने का, उसको हिजाब को एक्सप्रेस करने का। तो यहीं पे आपको समझना है कि ये चीज़ें कि जो ये आर्टिकल्स नंबर पे होता है इनको किस तरीके से देखना है कि सुप्रीम कोर्ट या जो भी हाई कोर्ट या फिर डिफरेंट आपके जो जजमेंट आए हैं उसमें किस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हमारे जो जितने भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं इसमें जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक हम लोग इसको प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए। जो इस आर्टिकल में उन्होंने बोला है कि हमको क्लासरूम में जो इस तरीके से इशूज़ आ रहे हैं जहाँ पे कुछ ग्रुप लोग जो बोल रहे हैं करके कि हिजाब उनको पहनने का पूरा फ्रीडम देना चाहिए, वही दूसरी जगह पे वही कुछ लोग जो होते हैं वहाँ पे एक पहनावे के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो क्या चीज़ सही होनी चाहिए? वहीं हम देखते हैं कि जैसे एक फतवा जारी हुआ था सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ में कि वो जो टेनिस में स्कर्ट पहनती हैं वो गलत है, अन इस्लामिक है, इसकी वजह से उनको पूरा नकाब पहनना चाहिए, पूरे लेग्स को ढकना चाहिए, उसके बाद खेलना चाहिए। बट आप मुझे बताइए क्या वो खेल पाएंगी? फिर वो अपना जो टेनिस है जिसमें वो एक्सपर्टीज़ है, क्या वो खेल पाएंगी उस तरीके से जिस तरीके से वहाँ के लोग ने फतवा करके उनके जो ड्रेस कोड का उसको चेंज करने की कोशिश की? तो क्या उससे वो अपना परफॉर्मेंस बेटर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गेम में जो होता है वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके ड्रेस पहनी जाती है, ना कि आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको फॉलो किया जाता है, क्योंकि गेम इज़ मोर लिबरल इन नेचर, गेम्स जो भी होते हैं, ठीक है। इससे इसके इस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जो बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली महिलाएं होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, इंजीनियर होती हैं, आपके प्लेयर्स होती है, पायलट्स होती है, हॉस्पिटल्स में काम करती हैं। तो वो जब तक काम करती हैं वहाँ पे हिजाब नहीं पहनती। जब वो ड्यूटी से बाहर निकलती हैं तो अपने पर्सनल लाइफ में उसको हिजाब को पहनती हैं, हिजाब को यूज़ करती हैं। टीचर्स होती है, पायलट होती है, ठीक है, जस्टिस भी होती है बहुत सारी। तो वो लोग हिजाब जब तक वहाँ पे ड्यूटी करती है तब नहीं पहनती, जब ड्यूटी से बाहर निकलती है तो पहनती है। बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ड्यूटी पे आपको पहनना है नहीं पहनना है करके, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आप किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हो, किस तरीके से समझते हो, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे डेलिकेट सिचुएशन पे जहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम है अपने पहनावे को पहनने की, किस तरीके से आप कौन सा पहनना चाहते हो किस तरीके से, वो तभी पॉसिबल है जब आपको पूरी तरीके से फ्रीडम और प्रॉपरली सोसाइटी के बेसिस पे चीज़ है। अगर कोई एक सोसाइटी कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे फोर्सफुली कुछ करती है देन इट विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरी कम्युनिटी, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, हमेशा झगड़े होते रहेंगे और कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर हमें इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए उनको सभी धर्म को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल शेयर देना चाहिए, ताकि वो लोग खुद को फ्लरिश कर सके और दूसरों को भी बेनिफिट एडवांटेज दे सके, ठीक है। और जो आपके जो इश्यूज आते हैं इसको लेकर कि पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, तो ये मैं आप बोलना चाहता हूँ कि इट शुड बी ए स्टूडेंट चॉइस वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट। बट कोई डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन लगाना गलत है। जैसे आपके सिख जो लोग होते हैं वो लोग पगड़ी बांध के आते हैं और दाढ़ी और ये मूछें बड़ी करके आते हैं, तो इसमें आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने के टाइम पे कुछ करते हैं। और अगर इसमें पहनावे में अगर करते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं देन इट्स बैड थिंग, इट शुड नॉट बी हैपन। और जो होनी चाहिए इक्वली सबको फॉलो होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है कोई रिच पर्सन है या फिर पुअर पीपल है तो उस पर अप्लाई नहीं होगी या डिफरेंट तरीके से अप्लाई होगी, देन इट विल बी अ डिस्क्रिमिनेटरी फंक्शन, ये डिस्क्रिमिनेटरी रहेगा उस तरीके से। वो नहीं होना चाहिए, जो भी फॉलो है प्रॉपरली तरीके से फॉलो, और पूरी चॉइस देनी चाहिए। जो लोग फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो लोग फॉलो नहीं करना चाहते वो नहीं कर सकते, ठीक है। पॉसिबिलिटीज डाउन अंडर, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। जयशंकर जी ने जो विजिट कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में, और शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्वाड को स्ट्रेंथन करने की और नए टाइज को बूस्ट करने की आपके ऑस्ट्रेलिया में, वो होगी क्योंकि हमारे जयशंकर जी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं वो भी विजिट कर रहे हैं 2 साल के बाद में ऑस्ट्रेलिया में।
और वहाँ पे क्वाड के जो और मेंबर्स भी हैं उनके भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स रहेंगे, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, काफ़ी उस चीज़ को हमें जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर पुरानी बात करते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन की बात करते हैं, पुराने ओल्ड जो रिलेशन रहे, तो इंडिया ने पहले उतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के साथ में अप्रोच नहीं किया। उसको ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, बहुत दूर है हमारे। अगर मैप में देखेंगे तो हमारी काफ़ी बीच में बहुत बड़ा गैप है आपके सी का, ओशन का, जिसकी वजह से इंडिया ने कभी उतना ज़्यादा अप्रोच नहीं किया ट्रेड से रिलेटेड, और रिलेशन जो है वो उतने ज़्यादा अप्रोच नहीं किए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मेजर पार्ट, और जहाँ पे डेमोक्रेसी फ्लरिश हो रही है और इंडिया के जो कंसर्न है उनको वहाँ पे हैंडल किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। तो कनेक्टिविटी और आपके कल्चर और कम्युनिटी, ये 3C का एक फार्मूला जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में यूज़ होता है, कनेक्टिविटी, कम्युनिटी एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन कड़ी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इंडिया के बहुत सारी कम्युनिटी है जो वहाँ पे डायस्पोरा के रूप में रह रही है। इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से वर्कर्स है जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर होता है इंडिया का, वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। बीच में इश्यूज आए थे 2010 में, क्या होता है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पे अटैक होने लगे थे ऑस्ट्रेलिया में, बट वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो गया। अभी कोई भी ऐसा इशू नहीं है जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक साथ ना काम कर रहा हो, हर जगह पे वो एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन दिखाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो होते हैं वो प्रॉपरली उनके फंक्शनिंग रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे और रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ट्रेड भी देखा जाए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और जो इश्यूज हैं अभी, वो इशू जो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, CECA, जो हमारा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में, वो अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। अभी तक उस पर डिस्कशन चल रहा है, सभी लोग चाहते हैं उसको जल्दी जल्दी फॉलो करें, बट अभी तक नहीं हो पाया। दूसरा जो मेजर रीज़न है वो चाइना का मेजर फैक्टर है। चाइना का ट्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में बहुत ज़्यादा है, इंडिया का चाइना का रिलेशन ट्रेड बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत, बट फिर भी नहीं फुलफिल हो रहा है। रिसेंटली इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था, सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव, SCRI। उसमें जो 3 कंट्रीज थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने बोला था कि हमें चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करना है। चाइना पे डिपेंडेंसी को कम करेंगे जब उसको डाइवर्सिफाई करेंगे अपने ट्रेड सेक्टर्स को, अपने ट्रेड के जो सेक्टर्स हैं, जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनको जब डाइवर्सिफाइड करेंगे तभी चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी। तो इसमें आपके एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट कर सकते हैं। इंडिया जो चीज़ें चाइना प्रोवाइड कर रहा है उसको सस्ते दामों पर अगर इंडिया प्रोवाइड करेंगे तो ये लोग इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। तो ये इसी तरीके से आप एक दूसरे को नीड को, मार्केट को समझ के ये लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और फुलफिल कर सकते हैं दूसरी की नीड को। तो ये बहुत मेजर है जो यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट जब तक नहीं होंगे तब तक फुलफिल नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, और क्वाड को और एक्सपेंड करना है तो ट्रेड और कनेक्टिविटी को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स की बात में करें करके, तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो होती है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। तो रिसेंटली जब हमारे जयशंकर जी वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बाईलैटरल इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन होगी, और मल्टीलैटरल जो क्वाड वाला जो फंक्शन है वो भी प्रॉपरली फॉलो होएगा, और हमारे जो रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में बेनिफिट करेगा। जो 2 मेजर इशू मैंने बताया, एक CECA हमारे अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, दूसरा जो चाइना का ट्रेड फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेड रिलेशन है उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हो रहे हैं, उन दोनों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और रिसेंटली अपने इंडिया US रिलेशन के लिए जो अभी रिसेंटली एक AUKUS करके जो एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US वाला, तो इसमें भी इंडिया मेजर रोल प्ले कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया US रिलेशन भी स्ट्रांग होएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एम्बिशियस येट मेजर्ड, ये आपके बजट से रिलेटेड आया है आर्टिकल। बजट को मैं चाहता था एक अलग से आपको बना के दूंगा मैं, बट वो बना नहीं पाया हूँ, तो मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि बजट में जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो किस तरीके से बेनिफिट होंगे आपके। बजट में एक सबसे बड़ा जो मेजर रोल इस बार बजट में जो टारगेट रखा गया है वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के बेनिफिट क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सब कुछ ईजिली अवेलेबल होगा, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद में क्या होगा कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर है वो ईजिली अपना बिजनेस कर पाएंगे, और इजली सप्लाई चेन आपका बना रहेगा, सब इजली अपने जो मटेरियल है उसको सप्लाई कर पाएंगे पब्लिक के पास में। तो कॉस्ट जो होगी वो रिड्यूस होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगा प्राइवेट सेक्टर में, क्राउड इन इन्वेस्टमेंट होएगा। गवर्नमेंट ने पहले खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे,
उसको देखकर प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना क्राउडिंग किया, लोगों पे इसमें सस्ते दामों पे चीज़ें पहुंचाई, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई तो वापस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो डिमांड होगी तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर अपने आप ही इन्वेस्ट करेगा उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो वापस पिकअप करेगी, और ये ग्रोथ इस तरीके से होगी जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा, साथ में जब प्राइवेट सेक्टर भी आपका बूस्ट करेगा तो वहाँ पे भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जरूर जनरेट होएगा। और इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है, साथ में 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा 50 ईयर के इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करा रही है स्टेट्स को, ताकि स्टेट्स भी इनिशिएटिव्स लें कैपिटल इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के लिए, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा गवर्नमेंट को, और पब्लिक के लिए भी काफ़ी रहेगा, और ग्रोथ को भी अपना सही राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि फिजिकल पाथ हमारा सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिजिकल जो डेफिशिएट है वो लगभग 6.4% रहेगी, पर उन्होंने बोला कि अगर जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 8% से ऊपर ही रहने वाला है, तो डेफिनेटली हमारे फिजिकल स्पेस जो है, फिजिकल जो आपका कैपेसिटी है वो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही होने वाली। तो अगर 6.4 भी परसेंट रह रही है और गवर्नमेंट सफिशिएंटली इन्वेस्ट कर रही है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली ये मेजर्स लेने चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आपके लॉन्ग टर्म में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिक्रीज करेगा। जैसे जो रेटिंग होती है, गवर्नमेंट रेटिंग होती है, वो लोग कुछ बोलते हैं कि फिजिकल डेफिशिएंसी अगर मेंटेन नहीं करती गवर्नमेंट तो उसका रेटिंग गिर जाता है, बट उन्होंने बोला कि जब 8% की ग्रोथ रेट हमको मिल रही है करके, एक्सपेक्टेड है मिल जाएगी करके, तो आपका अगर 6.4% भी आपका फिजिकल डेफिशिएंट रहती है तब भी वो सही है, और आपके उससे डिक्रीज नहीं करेगा, गवर्नमेंट की जो रेटिंग है बॉन्ड्स की वो रेटिंग डिक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा जो एक होता है कि हम जो गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन होता है वो इंक्रीज़ करेगा, बट अगर देखा जाए तो आज जो इन्फ्लेशन पिछले साल का रहा है, पिछले साल भी गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया था, तो इन्फ्लेशन जो है ना हमारा विद इन रेंज रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा था बट वो विद इन रेंज रहा है। अगर वो उसको प्रॉपरली और अच्छे से मैनेज करेंगे तो प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि इस बजट में कुछ और भी चीज़ें दी गई जिसकी वजह से लाइफ जो होती है आपके पुअर बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो पुअर पीपल है उनको बेनिफिट करेगा। एक तो 60,000 करोड़ दिए गए हैं आपके जल जीवन मिशन में, जिसकी वजह से 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, जो 5.5 करोड़ का हाउस होल्ड्स को अभी तक प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। सिमिलरली स्वच्छ भारत मिशन के साथ में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से बहुत से करोड़ों ऑफ द सिटीजन की लाइफ को चेंज होएगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराने के भी कुछ मेजर्स लिए हैं, और एक्स्ट्रा उसमें एलोकेशन दी किए हैं जिसकी वजह से लाइफ की इम्प्रूवमेंट हो सके। एजुकेशन सेक्टर का जो बजट है पहली बार 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है और 12% का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से आपके बेनिफिट करेगा लोगों को। इसके अलावा यूपी एमपी में भी केन बेतवा लिंकेज के लिए स्पेशली पैसा बजट में दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी बेनिफिट होएगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता, रिवर लिंकिंग से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये एक बार आप डिस्कस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिवर लिंकिंग में क्या इश्यूज है। रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स आए थे इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपका समराइज करके आप मुझे बताइए कि रिवर लिंकिंग से क्या इश्यूज। पहला मैंने आपसे पूछा है कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप मुझे बताइए कि किसी भी स्कूल से या कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या रिवर लिंकिंग से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। जो इस बजट में अभी बताएगी एमएसएमईज में कि कंटेंट इंटेंसिव हॉस्पिटलाइज सेक्टर में स्पेशली 50,000 करोड़ का दिया गया है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम में प्रोवाइड कराया गया, जिसकी वजह से क्या एमएसएमई सेक्टर बूस्ट करेगा और भी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। तो ये जो बजट में मेजर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से आपका बेनिफिट रहेगा, और आपका इकोलॉजिकली फ्रेंडली नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करने की कोशिश की गई है इस बजट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपकी ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जीडीपी को फ्लरिश करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल्स में ये उन्होंने सिंपली बताया है कि जो बजट है वो राइट डायरेक्शन में है और काफ़ी बेनिफिट करेगा। द लिटिगेशन लेवरिंथ, ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मुझे काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा जुडिशरी से रिलेटेड कि किस तरीके से हमारे जो लॉज हैं वो प्रॉपरली फ्रेम नहीं हुए हैं, और जो जुडिशरी है वो हमारी किस तरीके से गलत तरीके से कुछ फंक्शनिंग कर रही है, जिसकी वजह से हमारे जो केस में डिले होता है, केस को समझने में दिक्कत होती है, जनरल पब्लिक को समझने में प्रॉब्लम्स होती है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो इनहेरिटेंस लॉ है उससे रिलेटेड एक केस बताया है जो 1947 में उसको रिलेटेड कुछ डेट थी, और 1967 में पहली बार वो कोर्ट में आया था और उसका जजमेंट अभी 2022 में आया।
जिन्होंने कोर्ट में अपील डाली थी वो उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों की डेथ हो गई, थर्ड जनरेशन चल रही है और आज उनका जजमेंट आ रहा है, जनवरी 2022 में जजमेंट आ रहा है। दैट बिकॉज क्योंकि वो इतने ज़्यादा जो लॉज थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने चेंज हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगा। इन्होंने पूरा डिटेल में दिया, हम उतना डिटेल में नहीं जाने वाले। दैट इज़ रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये इसमें जो मेजर इशू था कि कोई भी अगर अपनी विल दिए बिना डेथ हो जाता है, उसका कोई सन हेरिटेंस नहीं होता है, मतलब कोई बेटा इनहेरिटेंस नहीं होता है, हेरिटेंस में नहीं होता है, तो क्या इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से इतने साल लग गए इस जजमेंट को आने में। तो ये जुडिशरी के एक फेलियर दिखाता है कि इतना टाइम लग गया है। 1967 का केस है और 2022 में सेटलमेंट हो रहा है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात है जहाँ पे हमें हैंडल करना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने बताया है जो इससे हुआ था, रिचर्ड गेरे ने एक पब्लिक इवेंट के टाइम पे आपके शिल्पा शेट्टी जी को किस कर दिया था, तो उसके लिए एफआईआर के 2007 में हुआ था और एफआईआर वगैरह उसकी फाइल हुई थी रिप्रेजेंटेशन इन डिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट के थ्रू, ठीक है, और कुछ आपके आईपीसी धारा के थ्रू 292, 293, 294 के थ्रू, ठीक है। उसको भी अभी रिसेंटली केस में एक्विट किया गया है आपके शिल्पा शेट्टी को। और जबकि अगर देखा जाए तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के जो वो कोर्ट थे उसके हिसाब से एफआईआर तो बनती ही नहीं थी, और एफआईआर बनती थी कोई सबमिशन नहीं था कोर्ट में, कोई सबमिशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी इसको 15 साल लगे डिसाइड करने में कि शिल्पा शेट्टी निर्दोष थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। ये 15 साल क्यों लग गए, किस क्या रीज़न थे कि सुप्रीम कोर्ट के, तो ये जो इसलिए क्योंकि लॉज को मतलब प्रॉपर्ली समझा नहीं जाता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट समझती है, ना ही पार्लियामेंट बनाने के टाइम समझती है। वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि जनरल पब्लिक उसको पढ़ के समझ ही नहीं सकती कि उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है और किस तरीके से फॉलो होगा। तो हमारे लॉ जो होना चाहिए वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो किसी की भी चीज़ को फॉलो कर सके, उसको हैंडल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट एक इशू आता है जुडिशरी का, वो आता है लैंग्वेज का और इंग्लिश का। लैंग्वेज की बात की तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ एक सुरेश्वर ठाकुर जी थे, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर जी, उन्होंने ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया था 2017 में कि 2022 में जज पढ़ नहीं पाए। उन्होंने बोला कि ये क्या लैटिन में लिखा है। सोचिए ऐसी कंडीशन हो रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का एक जो वो था जजमेंट था, उसमें उसकी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि इस तरीके से उसमें लिखा था जजमेंट को। जजमेंट का लिखा मतलब वो उसकी हैंड राइटिंग की बात नहीं की जा रही, जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो इतनी डिफिकल्ट थी कि समझ नहीं आ रही थी जजेस को, दूसरे जज को समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। इस बार इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल आया था, शायद इन्हीं का आया था। इन्होंने बोला था कि एक बार एक जजमेंट था वो 3 पेज में खत्म हुआ था, एक लाइन, जो जजमेंट की एक लाइन थी वो 3 पेज में जाके खत्म हुई थी, उसमें 200 से ज्यादा वर्ड यूज किए गए थे। आप सोचिए सिर्फ वो लाइन, सेंटेंस, लाइन का मतलब सेंटेंस, वो सेंटेंस जो था पूरा हुआ था 3 पेज में जाके। तो सोचिए उस सेंटेंस का मीनिंग कैसे आप निकाल पाओगे। आपने पहले पेज पे पढ़ा और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप भूल ही गए पहले पे क्या लिखा था, तब जाके वो सेंटेंस खत्म हुआ। एक सेंटेंस 200 से ज्यादा वर्ड थे इसमें। तो ऐसी लैंग्वेज को यूज करके आपसे जितनी जनरल पब्लिक उसको कैसे समझेगी, कैसे उसको समझ पाएगी कि इसमें क्या जजमेंट दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज उन्होंने बोली कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी केयरफुली होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो एक होता है, 2 टाइप का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जब आपका स्कैंडलाइजिंग करता है, टेंड टू स्कैंडलाइज करता है या लोअर टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट होता है, तो उस क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो यूके के डिक्शनरी से हटा दिया गया, बट इंडिया के डिक्शनरी में अभी भी है, क्योंकि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट पे जाते हो तो आपके अगेंस्ट पे केसेस भी फाइल किए जा सकते हैं। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होता है खुद से डिसीजन नहीं ले रहा है कि किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए और किस तरीके से हमारी जो जजमेंट है 15-15, 20-20 साल जो लग रहे हैं केसेस को अंडरस्टैंड करने में, वो नहीं लगने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपके आए थे और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स मुझे लगे थे, आप लोग भी एक बार पढ़िएगा। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कार्ड है अभी जो रिसेंटली 3 जगह पे जहाँ पे आपके इलेक्शन होने वाली वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है, तो उसमें मैं बेसिक बता देता हूँ कि तीनों स्टेट में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में, तीनों जगह पे, गोवा का इसमें नहीं दिया, उत्तर प्रदेश और पंजाब का दिया हुआ, तीनों जगह पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है पहले से। अब चाहे एब्सोल्यूट टर्म में लिया जाए, चाहे वो परसेंटेज टर्म में लिया जाए, हर जगह पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है। और जैसे जैसे आपकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज, यूथ जो होता है, यूथ में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है,
जैसे जैसे एजुकेशनल अटेनमेंट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन में। ये 3 चीज़ें हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है, यूथ में सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे हायर लेवल पे पहुंचते हैं तो एजुकेशन में वैसे वैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है और वुमेन्स पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और रिसेंटली एब्सोल्यूट टर्म की बात की जाए तो एब्सोल्यूट टर्म में आपका जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब जहाँ पे 2016 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अनएम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयड थे 2016 में यूपी की बात करते हैं तो 15.39 मिलियन लोग थे जो एम्प्लॉयड थे। वही 2021 में आके सिर्फ 12 मिलियन लोग रह गए। तो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है, एब्सोल्यूट टर्म में डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज टर्म में डिक्रीज हुआ ही हुआ है, एब्सोल्यूट टर्म में भी डिक्रीज हुआ है। ये कंसर्न वाली बात है, ये डेफिनेटली कंसर्न। और रिसेंटली अभी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है उसमें बोला है कि लगभग 3500 लोगों ने डेथ अपना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड किया है। और ये ज़्यादा है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ये चीज़, ये रेट जो है। तो डेफिनेटली हमें दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या इशूज आते हैं। और ये रीज़न क्यों है, कोविड तो एक रीज़न है ही, दूसरा हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन जो पहले से स्टार्ट हो गई थी 2019 से पहले से, वो भी एक मेजर रीज़न है। चाहे वो जीएसटी का शॉक हो, चाहे आपका डिमोनेटाइजेशन वाला शॉक हो, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा था वो डिक्लाइन हुआ है। और हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है या जो बोले कि इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ से, इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है अपना जो जॉब है वो खो दिए हैं और वो हमारा जो रिवाइव नहीं कर पाए जिसकी वजह से, और हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट वाली। हर साल नया यूथ इन्वॉल्व आ रहा है, हर साल नए नए यूथ यंग लोग आ रहे हैं अपने वर्किंग एज में। और उतने हिसाब से आपकी जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही, नहीं प्राइवेट सेक्टर में नहीं पब्लिक सेक्टर में। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने वाली है। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं जो आपके एनटीपीसी वाला इशू हुआ था रेलवे वाला, वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूपी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट बिकॉज सफिशिएंट जॉब्स नहीं प्रोवाइड हो रही है स्टूडेंट के पास में, रिसोर्सेज की वजह से उन पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म दैट किल्ड स्टारलिंक सैट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। स्टारलिंक सैटेलाइट का एक प्रोग्राम है एलन मस्क का। एलन मस्क ने एक प्रोग्राम बनाया था कि सभी जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने स्टारलिंक का प्रोग्राम चलाया था। इसमें कुछ हाइट पे आपके लगभग 210 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट हाइट पे उन्होंने बहुत सारे सेटेलाइट को रखा हुआ था। उस सेटेलाइट की बेसिस पे वो सब जगह पे करना चाह रहे थे, इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहते थे। ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 तारीख को जब हुआ था बहुत ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स निकली हैं, सोलर फ्लेयर्स निकली है जिसकी वजह से जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से वो सेटेलाइट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाई है और वो कुछ जो सेटेलाइट है वो नीचे भी गिर गई है। ठीक है। सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि टाइम 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 क्या होता है कि सोलर्स के बाद में एकदम से एनर्जी इजेक्ट होती है बिकॉज ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सन। एकदम से एनर्जी रिजेक्ट होती है जिसकी जो बहुत तेजी हाई एनर्जी में अपनी अर्थ की तरफ आती है। वो जब आती है तो हमारे जो बाहर के इन्वायरमेंट है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, उससे जब टकराती है तो हमारे फ्लेयर की तरह निकल के आती है। तो उसमें कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये एनर्जी होती है वो हमारे जो सेटेलाइट के ऊपर में होती है, आउटसाइड में होती है, उनको इम्पैक्ट करती है। तो वही इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो सेटेलाइट थी उनका फंक्शनिंग नहीं कर पा रही थी, इम्पैक्ट हुआ था। लगभग 49 सेटेलाइट में 40 सेटेलाइट पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये एक मेजर बहुत बड़ा मेजर मेजर रीज़न है क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल भी था। साइंटिस्ट लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, उनको लगा था कि बहुत ही नॉर्मल रहेगा, बट ये कुछ अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड था जो पहले से कुछ ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सेटेलाइट जो थी वो डैमेज हुई है। तो ये कंसर्न का बात भी है, अगर सेटेलाइट के लाइफ के बारे में देखा जाए तो ये कंसर्न की बात है, इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नर वाला पावर से इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।